बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स फंड्स की बात। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज डिजिटल स्पेशल बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फंड की बात। और आज हम बातचीत कर रहे हैं मिस्टर दीप्ति पटेल से, जो कि फाउंडर हैं फिनट्रस्ट वेल्थ से। दीप्ति जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और हर इन्वेस्टर का जो बिहेवियर होता है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, पोर्टफोलियो बिल्डिंग रिलेटेड, वो काफ़ी अलग होता है। सबकी अप्रोच अलग होती है, टाइम होराइजन अलग होता है। आप काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स से डील भी करते होंगे, क्लाइंट से डील करते होंगी। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? अगर हम स्पेशली इन्वेस्टर बिहेवियर की बात करें, आपके हिसाब से जो इन्वेस्टर बिहेवियर है वो मार्केट रिटर्न्स के सामने या उसके मुकाबले ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? इन्वेस्टर बिहेवियर मार्केट रिटर्न के मुकाबले डेफिनेटली ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्केट तो रिटर्न देता है लेकिन सब लोग रिटर्न बना नहीं पाते हैं। क्योंकि आप कहीं ना कहीं देयर आर दीज टू कॉन्सेप्ट्स इन द मार्केट विच इज ग्रीड एंड फियर। तो आप कहीं ना कहीं इससे घिरे हुए रहते हैं। जब मार्केट चलने लग जाती है तो सब लोग एक ही चीज के पीछे भागने लग जाते हैं और आप उसी के पीछे अपना इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं, विदाउट एक्चुअली रियलाइजिंग कि आपके इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है। आपके लिए वो पैसा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है कि लॉन्ग टर्म है। तो इन सब चीजों को भूलते हुए आप इन्वेस्टमेंट करने के पीछे मतलब आगे बढ़ जाते हैं। एंड यही जब मार्केट गिरने लग जाता है तो बिना ये सोचे कि मार्केट क्यों गिर रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, उसके हिसाब से क्या आप होल्ड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट को, उन सब चीजों को ना ध्यान रखते हुए आप तुरंत रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो मार्केट का ये कॉन्स्ट्रक्ट ही ऐसा है कि वो आपको परेशान करेगा एंड वो ऊपर नीचे होगा। एंड इस मामले में इन्वेस्टर इमोशन एंड इन्वेस्टर का खुद का इन्वेस्टमेंट बिहेवियर ज्यादा मायने रखता है रादर देन व्हाट मार्केट इज डूइंग। एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली गवर्न्स द रिटर्न्स दैट वन मेक्स इन द मार्केट। ओके, इनफैक्ट यही मैं आपसे पूछना भी चाहती थी। आपने हालांकि इन शॉर्ट कहा भी कि यूजुअली इन्वेस्टर्स, क्या वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो वो करते हैं अपने इमोशंस को फॉलो करते हुए? इमोशंस को आप यही फॉलो करते हैं कि आप ये सोचते हैं कि इस बार ये अलग है। अगर हम आई हैव बीन इन द मार्केट सिंस एंड 2003 से मैंने काफी कुछ देखा है, राइट फ्रॉम ब्रेग्जिट टू सम पॉलिटिशियन कमिंग एंड सेइंग समथिंग, टैरिफ्स, ग्लोबल वॉर्स। सो ये सब चीजें चलती रहती हैं। व्हाट इन्वेस्टर नीड्स टू डू इज बेसिकली अंडरस्टैंड कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो किस पर्पज से कर रहे हैं। आपके अगर गोल्स डिफाइंड हैं और अगर आपका जैसे मान लेते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको पता है कि मैं 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं 5 साल के लिए कर रहा हूँ, मैं किसी की अपनी बच्चे की शादी के लिए 15 साल का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, रिटायरमेंट के लिए 30 साल का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो जब आपका ये गोल क्लियर हो जाएगा तो उसी हिसाब से आपका रिस्क एपेटाइट भी सामने आ जाएगा कि आप इस इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट के उतार चढ़ाव से आपको उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी अगर आप बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करें। सो यही है मेन, दीज टू इमोशंस कीप ऑन प्लेइंग इन द इन्वेस्टर्स माइंड। ग्रीड, जब सब लोग एक चीज के पीछे, अभी हाल फिलहाल में ही आपको पता है मेटल्स में काफी तेजी है, सो सब लोगों ने मेटल्स में एवरीबडी बिकेम मास्टर्स एंड स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन मेटल्स without realizing whether they have the risk appetite to take the volatility of the commodity space or not. So emotions तो मायने रखते हैं इस मामले में। बिल्कुल। अच्छा, आपने गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग की बात की, तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताइए कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग क्या होती है, और साथ ही कितना इम्पोर्टेंट होता है कि गोल को डिफाइन करना, उसके बाद इन्वेस्टमेंट शुरू करना, ताकि आप एक माइंडसेट के साथ आगे बढ़े कि एटलीस्ट 10 साल का या 5 साल का या 15 साल का होराइजन लेकर चल रहे हैं तो हमें इन्वेस्टेड रहना है। स्ट्रैटेजीज चेंज हो सकती हैं, नो मैटर मार्केट साइकिल कैसी भी हो। जी, आपने खुद ही आंसर कर दिया इसको। यही यही गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग है कि बेसिकली नो द पर्पस ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। अपने इन्वेस्टमेंट को एक पर्पस दीजिए, उसको एक किसी चीज से अलाइन करिए, उससे 2-4 चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म है तो आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, चाहे पूरी दुनिया रिटर्न क्यों ना कमा रही हो। आप अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्ट करिए
तो आप कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि अगर आपको एक साल के अंदर पैसा निकालना है, 1 year is a very short period for the market. You don't know, nobody in the market can say this year what will be the return. But yes, if we talk about 10-15 years and we say कि 15 साल में क्या रिटर्न होगा, तो हमारे लिए बोलना आसान हो जाता है बेस्ड ऑन द एवरेजेस कि क्या रिटर्न आएगा आपके इन्वेस्टमेंट पे। तो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग यही है, दैट फर्स्ट डिफाइन कि आप किस पर्पस के साथ अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, उस पर्पस से जुड़े रहिए, उस पर्पस से अलाइन करके ही अपने पैसे इन्वेस्ट करिए, और मार्केट नॉइज से ज्यादा परेशान मत होइए। ये मत देखिए कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। आपका गोल आपको वो एक डायरेक्शन देता है जो आपको गलती करने से रोकेगा, क्योंकि मार्केट में एक्चुअली पैसे बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये इमोशनल डिसीजंस के चलते ही आप मार्केट में गलतियां करेंगे और नुकसान उठाएंगे। ओके अच्छा, जो बिगनर्स हैं उनके लिए आपकी क्या टिप्स हैं या क्या स्ट्रैटेजी आप रिकमेंड करेंगे? जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या कौन सा प्रोसेस उनको फॉलो करना चाहिए, बताइए। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए फर्स्टली दे शुड प्रिपेयर फॉर देयर इमरजेंसी। नाउ इमरजेंसी कैन बी ऑफ एनी काइंड। यू कैन हैव यू थिंक दैट यू विल हैव सरप्लस ऑफ, आपको लग रहा है कि आपको 50,000 का सरप्लस मंथ ऑन मंथ मिलेगा, लेकिन आपको वो नहीं मिल रहा है फॉर एनी रीजन। आपके घर में कोई इमरजेंसी आ गई, आपका कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गया, फॉर सम रीजन you lose your job. So for that purpose, your emergency fund is your contingency fund, जो आपको सबसे पहले खड़ा करना चाहिए। At least 6 months of contingency should be there. Along with that, you should have a very good health insurance policy which should be running, because health is something that the costs are increasing, हर दिन बढ़ते जा रहे हैं उसके खर्चे, और यही एक चीज है जो आपके पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग को हिला के रख सकता है। सो अपने आप को इंश्योर करिए। जो मेन अर्निंग मेंबर है उनका लाइफ इंश्योर होना चाहिए एटलीस्ट 20 टाइम्स ऑफ व्हाट देयर एनुअल इनकम इज। आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, आपके कंटिजेंसी फंड्स तैयार होने चाहिए। आफ्टर यू हैव डन द बेस ऑफ द पिरामिड, उसके बाद में आप आइए अपने रिस्क प्रोफाइल के ऊपर। आप ये देखिए कि आप किन इन्वेस्टमेंट्स में कंफर्टेबल है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। अगर मार्केट ऊपर नीचे होता है तो आपका क्या रिएक्शन होता है उसके हिसाब से, एंड रिस्क अपना असेस करने के बाद में उससे अलाइन करके अपने गोल्स के बेसिस शुरू करिए। तो यही मेरा एडवाइस है। एंड देन कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहिए। वो बीच में मार्केट नॉइस एंड दूसरे के इन्वेस्टमेंट को देख के एंड उसका ज्यादा रिटर्न है मेरा कम है, ये सब देख चाहिए। और आपको अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यूड रखना चाहिए, डिसिप्लिन्ड वे में, कंसिस्टेंट वे में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आर इन्वेस्टिंग टू बिल्ड वेल्थ, एंड वेल्थ इज नॉट बिल्ड ओवरनाइट। तो आपको उसके लिए पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की जरूरत है। ओके एक फाइनल सवाल और आपसे, और वो सवाल रहेगा पोर्टफोलियो रिव्यूइंग को लेकर। हम लंबी अवधि के होराइजन के साथ पोर्टफोलियो बनाने की बात तो करते हैं, बट आइडियली अपना पोर्टफोलियो का रिव्यू हमें कितने समय में करना चाहिए, या फिर कितना समय उन फंड्स की परफॉर्मेंस को आंकने में देना चाहिए? प्लस अगर कोई फंड परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है तो भी क्या उसे टाइम दे, या फिर वहाँ पर स्विचिंग की स्ट्रैटेजी अपनाए? कैसे एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म में ये पूरा प्रोसेस आगे लेकर चलना चाहिए? देखिए, कोई भी फंड हमेशा तो नहीं परफॉर्म कर सकता है। ये किसी का सोचना कि एक फंड हमेशा ही अच्छा करेगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक फंड के पीछे कॉन्स्ट्रक्ट रहता है। वो कॉन्स्ट्रक्ट कैन बी समथिंग कैन बी वैल्यू बेस्ड, कोई ग्रोथ बेस्ड हो सकता है, कोई फ्लेक्सी कैप अप्रोच अप्लाई कर सकता है, कोई फंड लार्ज कैप में चल सकता है। तो जब मार्केट जिन जिन फेजेस से जाएगी, तो वो जिस फेज को वो प्रेफर कर रही है मार्केट, उसमें तेजी आएगी और दूसरा फंड नहीं परफॉर्म करेगा। इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि वो दूसरा फंड गलत हो गया। आपको मेनली क्या देखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में? आपको ये देखना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में ओवरलैप तो बहुत ज्यादा नहीं है, आप क्या सेम ही थीम पे तो नहीं इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। जैसे अगर कोई ऑफ कोर्स ये रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे है
लेकिन मान लीजिए मैं जो थंब रूल अप्लाई करती हूँ वो ये करती हूँ कि एटलीस्ट 50% ऑफ योर ओवरऑल पोर्टफोलियो, नॉट पर्टिकुलर वन फंड, ओवरऑल पोर्टफोलियो एटलीस्ट 50% तक अलाइंड रहना चाहिए टुवर्ड्स लार्ज कैप विच गिव्स यू स्टेबिलिटी, एंड 25-25 शुड कम टुवर्ड्स योर स्मॉल एंड मिड, क्योंकि वो थोड़ा आपके रिटर्न्स को बूस्ट करते हैं। बूस्ट के साथ में वो वॉलेटिलिटी भी ऐड करते हैं आपके पोर्टफोलियो में। सो रिव्यूइंग इज अ वेरी इंट्रिंसिक जॉब। उसमें आपको सिर्फ यही नहीं देखना है कि ये फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है हम इससे एग्जिट कर जाते हैं। वो अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है, क्या मार्केट, क्या उस कैटेगरी के सारे फंड अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और ये फंड उसमें भी बहुत ज्यादा खराब कर रहा है, तब शायद हमको रिव्यू करना चाहिए। लेकिन अगर वो पूरी की पूरी कैटेगरी अंडर परफॉर्म कर रही है, वो पूरी कैटेगरी नहीं परफॉर्म कर रही है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपका फंड खराब हो गया। एंड पोर्टफोलियो रिव्यू हमको हमेशा एनुअली करते रहना चाहिए। आई डोंट थिंक 6 monthly and monthly you should keep on reviewing your mutual fund portfolio, because mutual funds per se are actively managed. So one fund manager is sitting who is doing this job for you. So आप अगर उसमें ज्यादा बोलते हैं ना, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द पॉरेज, सो वही वाला हाल है कि अगर फंड मैनेजर का किसी कॉन्सेप्ट, आई गिव यू वन एग्जांपल, देयर इज अ वन वेरी गुड वेल नोन फंड, वन ऑफ द मार्केट फेवरेट्स राइट नाउ। ये फंड ने 5 साल अंडर परफॉर्म किया, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि फंड खराब हो गया। राइट उस टाइम में there were only 3-4 market was very जी segmented, मतलब एक पर्टिकुलर 5-6 स्टॉक्स ही चल रहे थे। तो जिन फंड्स का वो 5-6-7-10 स्टॉक्स में एक्सपोजर था वो फंड परफॉर्म कर रहा था, बाकी फंड जी। वो दूसरे फंड्स नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे, तो इससे वो फंड बुरा नहीं हो गया। तो आपका जब रिव्यू होता है तो आपको ओवरऑल देखना चाहिए, एंड सिर्फ अंडर परफॉर्मेंस के बेसिस पे यू शुड नॉट टेक अ कॉल। ओके दैट इज Well- माय व्यू। एब्सोल्युटली। चलिए शुक्रिया दीप्ति आपका आने के लिए शो में और तमाम बातें समझाने के लिए हमारे व्यूअर्स को। डेफिनेटली गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगनर हैं तो अपने जो बेसिक्स हैं उनको पहले सेट कीजिए, फिर चाहे वो इमरजेंसी फंड क्रिएट करना हो, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस लेना हो, और उसके बाद अपने पोर्टफोलियो बिल्डिंग की तरफ बढ़े, लेकिन लंबी अवधि के साथ ही इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद रहता है। शुक्रिया आपका दीप्ति एक बार फिर से, और इसी के साथ स्पेशल शो में तो इतना ही। नमस्कार। बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स फंड्स की बात।